अक्टूबर को जो हमला किया इसराइल ने, हमास ने इसराइल पर हमला किया, उसके बाद जवाबी कार्रवाई जारी है। इस बीच बड़ी खबर आपको बताएं, इसराइल हमास महायुद्ध के बीच लेबनान के हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसराना ने इस्लामिक जिहाद प्रमुख जियाद अल नखला और हमास के उपनेता सालेह अल अरूरी से मुलाकात की है। तीनों के बीच हुई मुलाकात में इसराइल से जारी युद्ध में आगे की रणनीति पर चर्चा किए जाने की खबर है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। इसराइल हमास महायुद्ध के बीच लेबनान के हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन ने इस्लामिक जिहाद प्रमुख जियाद अल नखला और हमास के उपनेता सालेह अल अरूरी से मुलाकात की है। तीनों के बीच हुई मुलाकात में इसराइल से जारी युद्ध में आगे की रणनीति पर चर्चा किए जाने की खबर है और इस मुलाकात को भी काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। अक्टूबर को इसराइल में हमले के साथ ही हमास ने अपने आगे के प्लान को अंजाम देना शुरू कर दिया था। इसराइल की जमीन पर उसके आतंकवादियों ने जो करा उससे साफ संदेश उन्हें दे दिया गया था और हमास के आतंकवादियों ने ठीक वैसा ही किया। लेकिन इसराइल पर हमले के बाद हमास के आतंकवादियों का एग्जिट प्लान क्या है? मतलब ये कि हमले के बाद इसराइल से वापस लौटने का उन्होंने कौन सा रास्ता बनाया था, उसकी एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। हमास के आतंकियों को पैसा चाहिए था। हमास के आतंकियों को चाहिए था आलीशान बंगला। ऐशो आराम की जिंदगी चाहते थे हमास आतंकी और इसीलिए 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुआ हमास के आतंकियों का हमला। इजराइल में घुसकर आतंकी हमला करने की सारी प्लानिंग महीनों से बनाई जा रही थी। हमास ने अपने आतंकियों को इसके लिए हर तरह की ट्रेनिंग दी थी जिससे अधिक से अधिक तबाही मचाई जा सके और अधिक से अधिक इजरायली नागरिकों को मौत के घाट उतारा जा सके। हमास के ज्यादातर आतंकियों ने 7 अक्टूबर को वैसा ही किया जैसा करने के लिए वो कुख्यात हैं। लेकिन आतंकियों के कुछ ग्रुप इस दौरान आगे के प्लान को एग्जीक्यूट करने में जुटे थे। ऐसा प्लान जिसमें न सिर्फ हमले के बाद बचने का रास्ता छिपा था बल्कि आतंकवादियों पर भी दौलत बरसने वाली थी और इसके लिए हमास ने किया था बड़ा ऐलान। बंधक बनाओ, इनाम पाओ। जी हां, इसराइल पर हमला करने वाले आतंकियों के लिए हमास की तरफ से खुला ऐलान था और इसका पर्दाफाश हमले में शामिल एक आतंकी ने किया है, जिसके मुताबिक आतंकियों को कुछ टारगेट दिए गए थे। हमास ने हमला करने वाले आतंकियों के 2 टारगेट फिक्स किए थे। टारगेट नंबर 1, आम लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग करना, इजरायली सैनिकों को निशाना बनाना, मासूमों और महिलाओं का भी कत्लेआम करना, परिवार के पालतू जानवरों की भी हत्या करना, नरसंहार के साथ ही घरों को आग लगाना। और हमास के आतंकियों ने वैसा ही किया। जो मिला, जहां मिला, जैसे मिला उसको मौत के घाट उतार दिया गया। कोई भी ना बचे, इसके लिए शवों पर भी कई बार गोलियां बरसाई गईं और तब तक बरसाई गईं जब तक कि उसके मिट जाने का यकीन नहीं हुआ। तो इसके साथ ही बच्चे और बूढ़ों के साथ भी हैवानों ने वैसी ही बर्बरता की और कुछ ही घंटों में इजराइल के कई इलाके कब्रिस्तान बन गए। तो इसके साथ ही आतंकियों का एक ग्रुप दूसरे टारगेट पर काम कर रहा था जिसे हमास ने फिक्स किया था। टारगेट नंबर 2, लोगों के घर में घुसकर हमला करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बंधक बनाना, खासतौर पर बुजुर्ग महिलाओं, बच्चों को बंधक बनाना, बड़ी संख्या में विदेशी लोगों को बंधक बनाना, बंधकों को सुरक्षित गाजा पहुंचाना। तो इन 2 टारगेट के साथ इजराइल में घुसे आतंकियों ने काम किया। पहला तबाही का और दूसरा आगे की लड़ाई का। जाहिर है टारगेट 2 से जुड़े आतंकियों का काम ज्यादा मुश्किल और जोखिम भरा था।
और यही वजह थी कि इस काम के लिए हमास ने बड़े इनाम का ऐलान किया था। हमले में शामिल आतंकी के मुताबिक हमास ने वादा किया था कि बंधक बनाने वाले हर एक आतंकी को 10,000 अमेरिकी डॉलर मिलेगा, एक आलीशान अपार्टमेंट दिया जाएगा। और यही वजह थी कि हमले में शामिल आतंकियों में से कई ने ज्यादा जोखिम होते हुए भी इस काम को अंजाम दिया और करीब 100 लोगों को बंधक बनाकर गाजा पहुंचाया, जिसमें इजरायली नागरिकों और सैनिकों के साथ ही कई देशों के सैलानी शामिल थे। और वो आज भी हमास के कब्जे में है। 2 हफ्ते के बाद भी हमास युद्ध में अब तक टिका हुआ है, तो इसकी एकमात्र वजह यही बंधक है, जिनकी ओर से टकराकर हमास की तरफ आने वाली हर मुसीबत लौट रही है। लेकिन सवाल यह है कि कब तक, क्योंकि दबाव बढ़ रहा है और हमास भी बंधकों को रिहा करने लगा है। लेकिन यह भी सच है कि आखिरी बंधक को कब्जे में रखने तक ही हमास की सांस सुरक्षित है। जिस जंग की शुरुआत आतंकवादी संगठन हमास ने की थी, अब इजरायल उसे खत्म करने वाला है। गाजा में छिपे बैठे हमास का हुक्का पानी बंद हो चुका है। दाने दाने के लिए तरस रहा हमास अब बंधकों के नाम पर सौदेबाजी कर रहा है। हालात यह है कि गाजा के अस्पतालों में अंधेरा छाने लगा है, डीजल खत्म हो चुका है और बिजली सप्लाई भी ठप हो गई है। बड़ी बात है कि रफाह बॉर्डर पर रसद से भरे ट्रक गाजा की मदद के लिए तैयार खड़े हैं, लेकिन इजरायल ने साफ कह दिया है कि किसी भी कीमत पर हमास की कोई भी मदद नहीं होने दी जाएगी। हमास तेल की एक एक बूंद के लिए तरस रहा है। तेल का आपातकाल हो गया है। हमास अब बंधकों का सौदा करने लगा है। इजराइल ने हमास की हर शर्त मानने से इनकार कर दिया है। दिन से जारी युद्ध में गाजा बर्बाद हो चुका है। गाजा के कब्रिस्तानों में लाशों का ढेर लगा है। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और अब इजराइल ने हमास का नामो निशान मिटाने के लिए उसका हुक्का पानी बंद कर रखा है। इजराइल के खिलाफ युद्ध शुरू करने वाले हमास की हेकड़ी पूरी तरह से निकल चुकी है। हमास का कहना है कि उसके पास अस्पतालों तक को देने के लिए बिजली नहीं बची है। बिजली सप्लाई बाधित होने से सभी अस्पताल बंद हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात, गाजा में अब ईंधन भी खत्म होने वाला है। मतलब इजराइल से लोहा लेने की बात करने वाला हमास अब अंधेरे में डूबने वाला है, क्योंकि इजराइल ने साफ कर दिया है कि अगर हमास सभी बंधकों को रिहा भी कर देता है तो भी गाजा में ईंधन की सप्लाई नहीं होने दी जाएगी। दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी साफ कर दिया है कि बंधकों की रिहाई के बाद ही इजराइल हमास के बीच संघर्ष विराम के बारे में बात की जा सकती है। He was very, very interested in what we were doing to deal with some of the crises that we're facing, particularly in Israel this time around. And I laid out to him what the game plan was, how we thought we should be providing the kind of assistance to Israel that needed. And the Pope was across the board supportive of what we're doing. We should have a ceasefire, not a ceasefire, we should have those hostages released, and then we can talk. मतलब इजराइल और अमेरिका ने एकदम साफ कर दिया है कि पहले हमास को उन बंधकों को रिहा करना होगा जिन्हें वो अपनी ढाल बना रहा है। हालांकि हमास ये बात अच्छे से समझ चुका है कि उसकी सांसें तब तक ही हैं जब तक बंधक उसके कब्जे में है और वो बंधकों को ही अपना एग्जिट प्लान मानता है। हालांकि इस बीच खबर आई है कि हमास 50 ऐसे बंधकों को छोड़ने के लिए राजी हो गया है जिनके पास दोहरी नागरिकता है, लेकिन बाद में उसने सिर्फ 2 इजरायली बंधकों को ही रिहा किया, इस उम्मीद में कि गाजा पर हमले कम हो जाएंगे। लेकिन इजराइल ने ऐसा नहीं किया और 50 बंधकों को रिहा करने की बातचीत फेल हो गई।
पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि हमास ने बंधकों को छोड़ने के एवज में गाजा में ईंधन सप्लाई की मांग की, लेकिन बात बनी नहीं तो बंधकों को छोड़ने से इनकार कर दिया। इससे पहले मानव हितों के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था द रेड क्रॉस ने दावा किया था कि हमास और इजराइल के बीच 50 बंधकों को छोड़ने की बात पर सहमति लगभग बन गई है और जल्द ही उन्हें हमास छोड़ने वाला है। हालांकि हमास ने उन 2 महिला बंधकों को रेड क्रॉस को सौंप दिया जिनकी रिहाई की पेशकश का दावा वो पहले भी कर चुका था। हमास का दावा है कि उसने दोनों इजरायली महिला बंधकों को स्वास्थ्य के आधार पर छोड़ा है, जिसका वीडियो भी हमास की तरफ से जारी किया गया। इजरायली मीडिया के मुताबिक दोनों महिलाएं तेल अवीव पहुंच चुकी हैं। हालांकि इस बीच इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंयामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वो इस बार हमास का खात्मा करने से पहले रुकेंगे नहीं। אנחנו פועלים יחד כאגרוף מחץ למטרה אחת, לחסל את החמאס. אנחנו נותנים גיבוי זה לזה, ואנחנו נותנים גיבוי לצבא ההגנה לישראל, ללוחמים שלנו, למפקדים שלנו. ואני מבקש אזרחי ישראל שתדעו דבר נוסף. אנחנו מקבלים את ההחלטות כאן ובקבינט לניהול המלחמה פה אחד. אנחנו עושים את זה באחריות רבה, אנחנו עושים את זה גם בחרדת קודש. אנחנו נלחמים יחד ואנחנו ננצח יחד. इजराइल और हमास में जारी जंग के बीच इस वक्त गाजा में अस्पतालों की हालत बेहद खराब हो चुकी है। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया कि गाजा में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का इतिहास में इतना बुरा हाल कभी नहीं हुआ। सीमाएं बंद होने और इजराइल की तरफ से लगातार हो रहे हमलों की वजह से गाजा में जरूरी चीजों की किल्लत बढ़ती जा रही है। अल अरबिया न्यूज चैनल ने दावा किया कि गाजा में बने इंडोनेशिया के एक अस्पताल की बिजली ठप हो गई क्योंकि उसके पास ईंधन खत्म हो गया और इजराइल ने साफ कर दिया है कि अगर हमास सभी बंधकों को रिहा भी कर देता है तो भी उसे ईंधन नहीं दिया जाएगा।